हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूँ सोनाली आपके साथ और यहाँ शुरू होने जा रहा है मैटनी शो। वैसे शुरुआत करने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन लोगों का जो इस नॉट सो सुरीली आवाज़ को सुनकर भी प्यार बरसा रहे हैं और बड़ा ख्याल रख रहे हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। मैटनी शो के हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। और अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो ये तस्वीर ज़रूर आपकी आंखों के आगे से अब तक गुजर चुकी होगी। आप में से बहुतों को इनका नाम भी पता होगा, शरत सक्सेना। मिस्टर इंडिया, बजरंगी भाईजान जैसी बहुत सी फिल्मों में आपने इन्हें देखा है। इनकी उम्र 71 साल है। कुछ दिनों से इंटरनेट पर 71 साल की उम्र में भयंकर फिटनेस का नमूना दे रहे शरत सक्सेना जी की ये तस्वीर बहुत वायरल है। उम्र के 7वें दशक में ऐसी फिजिक देख लोग हैरान हो गए। फिटनेस एक्सपर्ट्स ने तो शरत जी की बॉडी का क्या है राज, इस टाइप के शोज भी बना लिए हैं। सिर्फ ये तस्वीर ही नहीं, कुछ वक्त से मीडिया में शरत जी के बयान भी सुर्खियां बना रहे हैं। रिसेंटली शरत जी ने कहा था कि आजकल बड़े उम्र के कैरेक्टर्स भी अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर ही लिखे जाते हैं, हमारे जैसों के लिए काम नहीं बचता। हाल ही में शेरनी फिल्म में भी शरत जी द्वारा निभाए पिंटू भैया के कैरेक्टर को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके शरत सक्सेना का जन्म मध्य प्रदेश के सतना में हुआ था। बढ़िया शिक्षा हो पाए इसलिए कम उम्र में ही परिवार भोपाल आकर बस गया। शुरुआती स्कूलिंग वहीं पर हुई। 10th के बाद शरत जी ने आगे की पढ़ाई जबलपुर में की। जबलपुर से 25 साल की उम्र में हीरो बनने का ख्वाब लिए मुंबई आने वाले शरत सक्सेना को क्यों विलन के चमचे के किरदार में सीमित कर दिया गया? क्या है शरत सक्सेना की पूरी कहानी? आइए जानते हैं। टीनेज में शरत जब शीशे में अपने आप को देखते थे तो उन्हें हीरो मटेरियल दिखता था। दुनिया के हर एक्टर की तरह वो भी हीरो ही बनना चाहते थे, इसीलिए फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने का तय किया। अब फैजल खान हो चाहे शरत सक्सेना, परमिशन तो लेनी पड़ती है। पिताजी से फिल्म स्कूल जाने की परमिशन मांगी। एज एक्सपेक्टेड उन्होंने फटकारते हुए कहा कि चुपचाप इंजीनियरिंग कर लो। बेचारे क्या करते, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, डिग्री पूरी की, लेकिन एक्टिंग का कीड़ा न सिर्फ अब तक जिंदा था बल्कि कुल बुलाकर और बड़ा हो गया था। तो एक बार शरत जी फिर पहुंच गए पिताजी के पास। इस बार पिताजी बरसे नहीं, उन्होंने सोचा डिग्री तो हो ही गई है, वहां कुछ भी नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग की नौकरी तो मिली जाएगी। ये सोचकर उन्हें परमिशन दे दी। जैसे ही पिताजी की हरी झंडी मिली, फौरन बोरिया बिस्तर समेटकर बंबई की गाड़ी में बैठ गए। दिमाग में चल रहा था कि अब तो सीधा हीरो बनकर लौटेंगे। लेकिन बाबू, बंबई नगरिया की कठिन डगरिया ने तो बड़े बड़ों के बड़े बड़े ख्वाबों को सेटल कर दिया। शरत जी भी बहुत जल्दी बंबई की कड़वी हकीकत से रूबरू हो गए थे। कई दिन इधर उधर धक्के खाए, लेकिन कहीं बात नहीं बन पाई। जब कई महीने बीत गए तो पिताजी ने चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि ये वक्त बर्बाद करना छोड़ो और कोई नौकरी ढूंढो। शरत जी ने भी कहीं बात बनती ना देखकर नौकरी कर लेना सही समझा। लेकिन शरत किसी न किसी रूप में फिल्म सेट पर रहना चाहते तो थे, इसीलिए साथ ही साथ फोटोग्राफर बनने की कोशिश भी शुरू कर दी, जिसके लिए एक कैमरा भी खरीद लिया। दिन में नौकरी करते, रात में फोटोग्राफी सीखते। लेकिन 1 महीने में ही नौकरी से तंग आ गए, नौकरी छोड़ दी और पूरा ध्यान फोटोग्राफी में लगाने लगे। शरत जी के स्कूल बडी थे चंदन घोष, प्रोफेशनल फोटोग्राफर। एक दिन वो धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र की फोटो खींच रहे थे। शरत भी चंदन के साथ में ही थे, दोस्त की मदद कर रहे थे रिफ्लेक्टर्स पकड़कर। काम खत्म हुआ तो वीरेंद्र जी ने कहा कि आओ लड़कों, खाना खिलाते हैं तुम दोनों को। स्ट्रगल के दौर में होटल का खाना कौन मना करता है। फौरन रेस्टोरेंट की ओर बढ़ लिए। लंच करते वक्त वीरेंद्र जी ने शरत की तरफ देखते हुए पूछा, तुम भी क्या एक्टर बनना चाहते हो? शरत जी ने हाँ में सर हिलाया तो वीरेंद्र जी ने उनसे उनकी फोटो मांगी। शरत भागकर अपने कमरे पर गए और फोटो लाकर वीरेंद्र को दे दी। वीरेंद्र जी ने फोटोज रख ली और अगले दिन अपने प्रोड्यूसर को दिखाई। प्रोड्यूसर को एक किरदार के लिए शरत जी बिल्कुल फिट लगे और इस तरह बेनाम फिल्म से उनके करियर की शुरुआत हुई। आजकल फिल्म सेट्स पर एक्शन सीन्स फिल्माने के लिए सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। कई सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए काम होता है, लेकिन उस वक्त फिल्म सेट्स पर सवारी सामान के खुद जिम्मेदार है।
इस टाइप की व्यवस्था रहती थी। खासकर शरद जी जैसे आर्टिस्ट को तो खुद ही अपनी दवाई मलहम पट्टी साथ में लेकर चलनी पड़ती थी। अपने करियर में शरद जी को 8 बार से ज़्यादा हॉस्पिटल जाना पड़ा है। कभी उनका हाथ टूटा तो कभी पैर, कभी कभी तो मांसपेशियां तक फटकर बाहर आ जाती थी। शरद सलीम खान को पहले से जानते थे, लिहाजा अक्सर उनसे मुलाकात होती रहती। एक दिन जब शरद सलीम साहब के यहाँ गए तो वहां जावेद अख्तर भी मौजूद थे। काला पत्थर लिखी जा रही थी। शरद को देखते हुए सलीम साहब ने जावेद से कहा कि शरद को धन्ना का रोल दे दे। जावेद साहब को भी शरद जी इस रोल के लिए सही चुनाव लगे। सलीम साहब ने शरद जी से कहा कि वो यश चोपड़ा के पास जाएं और उनसे कह दें कि मुझे सलीम जावेद ने भेजा है। शरद जी सलीम साहब के घर से निकल सीधा यश चोपड़ा के ऑफिस गए और सलीम खान का रेफरेंस दिया। यश जी ने शरद को फाइनल कर दिया। शरद जी कहते हैं उनके शुरुआती दौर में सलीम जावेद ने उन्हें बहुत सी फिल्मों में रोल दिलवाए। शरद सक्सेना लेट 60s में बम्बई गए थे। इस दौर में हीरो का एक अलग पैमाना होता था, लेकिन उस वक्त कसरती शरीर वाले व्यक्ति को लेबर क्लास समझा जाता था। जो कि शरद जी के पिताजी एथलीट थे, उन्हें देख देख शरद को भी बचपन से ही कसरत की रुचि थी। लिहाजा जब बम्बई पहुंचे तो अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे, लेकिन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ऐसे डील डॉल वाले व्यक्ति को देख पहले ही दिमाग में गढ़ लेते थे कि ऐसा व्यक्ति अभिनय या कला से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर सकता। ऐसे लोग तो विलन के चमचे, गुंडे के लिए ही ठीक है। लिहाजा शरद जी को ऐसे ही रोल्स मिले। एक लंबे अरसे तक एक जैसे किरदार किए, जहां मोस्टली फिल्मों में उनके डायलॉग कुछ ऐसे थे, यस बॉस, ओके बॉस, ठीक है बॉस, सॉरी बॉस, माफ कर दीजिए बॉस। साल 2000, तकरीबन 30 साल तक हीरो की मार खाने के बाद शरद सक्सेना जिंदगी के दूसरे पड़ाव पर खड़े हुए। सुनील शेट्टी के साथ फिल्म कर रहे थे आगाज, जिसके किरदार के लिए शरद को गंजा होना था। फिल्म पूरी हुई, रिलीज हुई, फ्लॉप हो गई। इधर शरद जी के बाल धीरे धीरे उगने लगे, लेकिन इस बार बाल सफेद उगे। जब बढ़ गए तो फिल्म में गुंडे की जगह हीरो हीरोइन के बाप के रोल मिलने लगे। शुरुआत हुई तुमको ना भूल पाएंगे में सलमान खान के बाप बनने से। इस फिल्म में शरद जी का काम देख डायरेक्टर शाद अली ने अपनी फिल्म साथिया में शरद जी को रानी मुखर्जी का बाप बना लिया। इसमें उनका रोल छोटा सा था, लेकिन क्रिटिक्स ने शरद जी के अभिनय की खूब सराहना की। साथिया के बाद से शरद जी की गिनती फाइटर की बजाय एक्टर्स में होने लगी। हीरो बनने आए शरद हीरो क्यों नहीं बन पाए? हिंदी सिनेमा उस वक्त किन पाबंदियों के बीच में थी? इसका अंदाजा उनकी इस बात से लगाया जा सकता है कि वो कहते हैं, देखिए साहब, ये राम भक्तों का देश है। यहाँ जो हीरो होता है उसकी शक्ल में राम दिखना चाहिए और जो विलन होता है उसकी शक्ल में रावण दिखना चाहिए। तो हमारे नॉर्थ इंडिया का कॉन्सेप्ट ये है कि राम गोरे थे, उनके सीधे बाल थे और वो हैंडसम थे। अब हम बेचारे मध्य प्रदेश के प्राणी, वहाँ तो ऐसे लोग ही नहीं मिलते, यहाँ हमारे जैसे लोग मिलते हैं। इसलिए हमारे लिए हीरो बनने का चांस ही नहीं था। हमने जबलपुर में सोचा था कि हम हीरो बनेंगे, लेकिन वो हमारी गलत फहमी थी। शरद सक्सेना अभिनेता प्राण के घन घोर मुरीद थे। सोचते थे एक बार प्राण से मिलने तो जीवन सफल हो जाएगा। एक शाम शरद के घर का टेलीफोन बजा। उठाने पर सामने से आवाज आई, मैं प्राण बोल रहा हूँ। अब चूंकि छुट्टी की शाम थी तो माहौल बना हुआ था, लिहाजा शरद आवाज नहीं समझ पाए और पूछा, कौन प्राण? अरे भाई, एक्टर प्राण। ये सुन शरद जी का खून जम गया, कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। कुर्सी छोड़ खड़े हो गए और होश संभालते हुए फौरन फोन को ध्यान से सुनने लगे। प्राण साहब ने शरद से कहा कि उन्हें उनका मैं हूं गुंडा राज फिल्म का काम बहुत पसंद आया, ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। इतना कह के वो फोन रखने ही वाले थे कि शरद जी ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी दिली तमन्ना पूरी की। प्राण साहब से पूछा, सर मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। प्राण साहब बोले, अरे बच्चे कभी भी आ जाओ। अगले दिन शरद जी फूल लेकर प्राण साहब के यहाँ पर पहुंच गए और उनका आशीर्वाद लिया। शरद जी के शुरुआती दौर में सलीम साहब ने बहुत मदद की और सालों बाद सलमान खान ने शरद जी की बेटी की मदद की। शरद सलमान के साथ किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे विदेश में। काम से फुर्सत मिली तो दोनों बैठकर बातें करने लगे। सलमान प्यार से शरद जी को सेक्सी सर बुलाते हैं। सलमान ने पूछा, और सेक्सी सर, आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं? शरद जी ने जवाब दिया कि उनका बेटा तो कनाडा में सेटल हो गया है,
लेकिन बेटी सिंगिंग और एक्टिंग फील्ड में स्ट्रगल कर रही है। सलमान ने पूछा, अच्छा आपकी बेटी गाना गा लेती है, चलिए आपकी बेटी को एक गाना देते हैं। सब इंडिया लौटे। कुछ दिन बाद सलमान का शरद के पास फोन आया। सलमान ने शरद को म्यूजिक डायरेक्टर का नाम पता नंबर दे दिया और बात करने के लिए कहा। शरद की बेटी वीरा गई और गाना रिकॉर्ड कर दिया। ये गाना था आई फाउंड लव। इस गाने को बाद में रेस 3 में इस्तेमाल किया गया था। वीरा सक्सेना एक्ट्रेस भी हैं। इन्हें आपने गुलशन देवैया की फिल्म हंटर में देखा होगा। खुदा गवाह की शूटिंग चल रही थी। शरद एक स्मगलर के रोल में थे। एक सीन था जिसमें शरद सक्सेना ड्रग्स के नशे में ट्रक समेत समुद्र में गिर जाते हैं। सीन मुकुल आनंद डायरेक्ट कर रहे थे। शूटिंग शुरू हुई, शरद जी पानी में गए, शर्ट के नीचे लाइफ जैकेट पहने हुए थे और किसी चीज से बंधे हुए थे। आधे घंटे में सीन शूट हो गया। सीन परफेक्ट था तो मुकुल आनंद ने पैकअप कर दिया। अब ये सब सुनते ही फिल्म सेट से लोग जल्दी जल्दी अपना सामान लत्ता उठाकर भाग लेते हैं। अब हुआ ये कि सब भाग गए, लेकिन शरद जी अब भी पानी में ही थे। जोर से चिल्लाएं लेकिन आवाज ना पहुंचे। बहुत देर बाद फिल्म के प्रोड्यूसर एक आदमी के साथ ऊपर से नीचे नजारे ले रहे थे। शरद जोर से चीखे तो उनका ध्यान गया। निर्माता ने जब देखा कि अरे शरद तो पानी में ही रह गए, तो उन्होंने एक बोट को हायर किया और उनको वहां से निकलवाया। समुद्र से बाहर आ जब शरद ऊपर पहुंचे तो देखा बाकी सब खाना खा रहे थे और एक साहब ने तो पूछ भी लिया कि अरे शरद भाई कहाँ थे यार। अब शरद क्या ही जवाब देते। उनकी तरफ पथरीली निगाहों से देखा और चुपचाप खाना खाने बैठ गए। शरद जबलपुर कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। इनका एक खास दोस्त था जिसकी रुचि पढ़ाई से ज्यादा नेतागिरी में रहती थी और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी के लिए खूब रैली वगैरह निकालते रहते थे। इन भाई का कुछ पंगा चल रहा था वहां के यूथ कांग्रेस के लड़कों के साथ। इसी पंगेबाजी में एक दिन 10-12 लड़कों ने इन भाई को घेर लिया। साथ में शरद भी घेरे में आ गए। लड़कों ने बहुत मारा दोनों को। शरद के सिर पर तो रॉड मार कर खोपड़ी फोड़ दी और बेहोश करके भाग गए। फिर हेरा फेरी में शरद सक्सेना का तोतला तिवारी का किरदार मिलेनियल्स के बीच खासा लोकप्रिय है। दबा के मीम बनते हैं। असल में इस किरदार का आइडिया शरद जी को एक डॉक्टर सूद नाम के व्यक्ति से आया था। इन डॉक्टर साहब का वर्सोवा में एक बंगला हुआ करता था जिसे वो अक्सर भाड़े पर चढ़ाया करते थे। एक बार फिल्म शूटिंग के लिए डॉक्टर साहब ने अपना बंगला 1 महीने के लिए किराए पर दे दिया। 1 महीने बाद जब वापस आकर बंगले को देखा तो पाया कि कमबख्त प्रोड्यूसर ने पूरा बंगला हरा करवा दिया था। उस वक्त उन्होंने प्रोड्यूसर और बाकी लोगों की जिस अंदाज में डांट लगाई, हड़काया, उसी अंदाज को शरद ने फिर हेरा फेरी में इस्तेमाल किया था। शरद सक्सेना ने बहुत फिल्मों में अमरीश पुरी के साथ भी काम किया। ज्यादातर में अमरीश जी मेन विलन होते थे और शरद जी उनके चमचे। 90s में धीरे धीरे अमरीश जी पॉजिटिव रोल करने लगे थे, लेकिन शरद को अभी भी विलन बनना पड़ता था। एक फिल्म में सीन ऐसा बना कि शरद को अमरीश पुरी को थप्पड़ मारना था, लेकिन शरद ने डायरेक्टर को साफ मना कर दिया। बोले, देख भाई, हम तो हर फिल्म में अमरीश जी के चमचे बनते हैं, हम अपने बॉस पर हाथ नहीं उठाने वाले। ये बात अमरीश जी ने सुन ली। वो शरद जी के पास आए और बोले, अरे बेटा ये तो पिक्चर है, यू कैन हिट मी। शरद जी फिर भी नहीं माने। बोले, अरे साहब हम कैसे आप पर हाथ उठा सकते हैं। बहुत देर अमरीश जी के कन्विंस करने के बाद कहीं जाकर शरद सक्सेना माने थे। खैर, आज के मैटनी शो के एपिसोड में आपके लिए बस इतना ही। इसे लिखा है हमारे साथी शुभम ने। मैं हूं सोनाली। देखते रहिए दी ललन टॉप। अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।